तो भाई यहाँ पे है iQOO 13 की जो प्राइसिंग निकल के आई है वो 51-52,000 की रुपीस के आसपास में, लेकिन हमारे पास में iPhone 16 भी है और ये iQOO वालों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे टीज वगैरह किया था इन दोनों के ही कैमरा सैंपल्स। लेकिन आज की इस वीडियो में ना देखो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये फोन आपको 51-52,000 रुपीज में मिलेगा। ये फोन जो मुझे 256GB वाला वेरियंट है 85,000 रुपीज का पड़ा था जब ये लॉन्च हुआ था तब। तो भाई आखिरकार में वाकई में भाई वो एक्स्ट्रा पैसे लगाने भी चाहिए कि नहीं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा आपकी ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो भाई एक एक करके सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लेकर के चलेंगे, जहां पे हमने कैमरा कंपैरिजन ही नहीं बल्कि यहाँ पे परफॉर्मेंस का डिटेल में टेस्ट किया है और ये भाई यहाँ पे बैटरी रेंज टेस्ट भी किया है। तो एक एक चीज एक एक परत रख के खोलते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। तो सबसे पहले मैं कंफर्टेबलनेस की बात कर लेता हूं। तो एक चीज आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे ये आपकी पर्सनल चॉइस है। भाई अगर आपके हाथ छोटे हैं ना तो आपको iPhone 16 थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन मेरे हाथ क्योंकि मेरे पाम थोड़े से बड़े हैं ना तो मुझे ये iPhone 16 मुझे बहुत छोटा मालूम देता है। वहीं पे भाई iQOO 13 मुझे यहाँ पे ठीक ठाक मालूम देता है, मुझे ऐसा जिससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं। बिकॉज अगर छोटा फोन है तो डिस्प्ले तो ऑब्वियसली बात है छोटी आएगी, लेकिन इसी के साथ में आप देखें ना बिल्ड क्वालिटी तो दोनों में ही आपको मेटल के फ्रेम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एंटीना लाइंस है ना कंपैरेटिवली iQOO में ज्यादा है। इस बार iQOO ने बोला है कि यहाँ पे 360 एंटीना लाइंस हमने इसलिए दिए हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिले। और हाँ भाई यहाँ पे मैंने ना iQOO के फोन में सिम वगैरह डाल के रखा, मुझे ऐसा अभी तक की कोई भी कॉल ड्रॉप्स वगैरह को मिले नहीं है। खैर इसी के जज्बात में अगर आप फ्रंट से आएंगे तो फ्रंट में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस जो देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे बीजल्स iQOO के बहुत ही ज्यादा थिन है कंपैरेटिवली iPhone से। साथ ही साथ में ना आपको ना यहाँ पे देखने को मिल जाती है एक 2K की डिस्प्ले। और हाँ यहाँ पे ये LTPO वाली डिस्प्ले है 2K की, बहुत ज्यादा ब्राइटर है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगेन भाई ये भी काफी ज्यादा ब्राइटर है, यहाँ पे आपको 2000 निट्स की HBM देखने को मिलती है। लेकिन भाई दोनों ही डिस्प्ले को साइड बाय साइड रख करके अगर आप देखेंगे ना तो दोनों की दोनों काफी ज्यादा शार्प है, कलर दोनों के काफी ज्यादा अच्छे भाई निकल के आते हैं। साथ ही में ना यहाँ पे अगर आप ब्राइटनेस की कंपेरिजन करेंगे तो इंडोर आउटडोर में आपको ऐसा विजिबिलिटी में तो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी दोनों ही फोनों में। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सनलाइट में देखेंगे तो आपको iQOO की डिस्प्ले ज्यादा बेटर विजिबल होती है 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस होने की वजह से। लेकिन इंडोर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे हल्की सी ब्राइटर मुझे यहाँ पे आईफोन की डिस्प्ले जाती हुई नजर आई है। 2000 निट्स की HBM है, इसके अंदर HBM 1800 निट्स है, लेकिन अगर सनलाइट में जाएंगे तो वहां पे 4500 तक की टच कर सकती है जो पीक ब्राइटनेस है डिस्प्ले की कहीं भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में। तो साथ ही में ना इस बार इनका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना वो भी काफी ज्यादा इन्होंने फास्ट कर दिया है, वो भी अच्छी चीज है। इसमें तो भाई यहाँ पे फेस अनलॉक आता है, जहाँ पे नाइट में भी अगर आप अंधेरे में भी हैं तो भी आप चेहरे से अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन इसी के जस्ट बाद में ना आपको मैं बताता हूँ इसमें IR सेंसर भी आता है, जिससे आप अपना AC हो गया, आप अपना TV हो गया, ये सबको या फिर सेट टॉप बॉक्स हो गया, ये सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें वो चीज नहीं है। साथ ही साथ में ना इसके अंदर आपको शॉर्ट सेंसेशन अल्फा का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है डिस्प्ले पे, और इसके अंदर आपको यहाँ पे सेरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और इसी के बाद अगर हम सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो भाई देखो यहाँ पे ये दोनों के दोनों अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में आता है। ये आता है Android 15 के साथ में, FunTouchOS 15 के साथ में। और इस बार कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि इसके अंदर आपको पूरे के पूरे 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएंगे। और ये आता है अपना iOS 18.1 के साथ में। लेकिन अगर आप कस्टमाइजेशन की बात करेंगे तो कस्टमाइजेशन आपको ऑब्वियसली बात है एंड्रॉइड के अंदर थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। FunTouchOS 15 के अंदर इन्होंने यहाँ पे जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया कर दिए गए हैं। दोनों ही फोन के साइड बाय साइड रख के मैंने उनकी एनिमेशन देखी तो भाई यहाँ पे मैं शॉक हो गया था। FunTouchOS की भी एनिमेशन को देख के वो भी भाई काफी ज्यादा अच्छी निकल करके आ रही थी। खैर इसी के जस्ट बाद में ना इनकी परफॉर्मेंस में मैसिव डिफरेंस देखने को मिला है मुझे। देखो इधर उधर की बात किए बगैर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे Antutu बेंचमार्क्स की, तो Antutu बेंचमार्क्स में ज्यादा स्कोर करता है iQOO 13 iPhone 16 से। देखो इसके अंदर बायोनिक A18 वाली चिपसेट आती है और इसके अंदर भैया स्नैपड्रैगन 8 इलाइट वाला चिपसेट है, और ये दोनों के दोनों 3 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। लेकिन परफॉर्मेंस का डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है एटलीस्ट बेंचमार्क्स में। रियल लाइफ में क्या आ रहा है वो अभी मैं आपको आगे चल करके बताता हूँ। लेकिन बेंचमार्क्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ तो देखो भाई यहाँ पे स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड भी मैंने चेकआउट करी तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना ज्यादा बेटर स्कोर कर रहा है यहाँ पे iQOO का ये iQOO 13। एंड इवन यही नहीं, मैंने जब गीक बेंचमार्क भी देखा ना तो गीक बेंचमार्क में हमें यहाँ पे हल्का सा बेटर या मल्टी कोर में ये स्कोर कर रहा तो सिंगल कोर में ये। एंड इवन भाई जब हमने यहाँ पे 3D मार्क टेस्ट किया ना तो उसके अंदर स्टेबिलिटी के मामले में यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। साथ ही साथ में ना देखो भाई मैंने यहाँ पे ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट भी किया है। तो ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट के लिए ना मेरा एक सिंपल सा फंडा होता है कि यहाँ पे दोनों ही फोन को यहाँ पे पहले फुल चार्ज कर लो। तो फुल चार्ज मैंने दोनों ही फोन को किया था और ये पूरी की पूरी स्पीड टेस्ट जिसमें मैंने बेंचमार्क्स भी रन किए हैं, मैंने काइनमास्टर वीडियो रनिंग टेस्ट भी किया है एंड इवन मैंने ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट भी किया।
किया। ये सारा टेस्ट पूरा परफॉर्म करने के बाद में कितनी बैटरी किसमें बची मैं वो भी आपको बताऊंगा अभी मैं आगे चल के। तो भाई जब मैंने यहाँ पे ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट किया तो वहां पे मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइमिंग पे ओपन हो रही थी, लेकिन मैंने ज्यादातर एप्लीकेशन खासकर जो शॉपिंग एप्लीकेशन होती हैं एंड इवन जो Amazon प्राइम वगैरह हो गया एंड इवन यहाँ पे जो टेम्पल रन 2 वगैरह की जो गेमिंग एप्लीकेशन थी ना हल्की हल्की, वो सब जो है यहाँ पे IQ पहले ना ही सिर्फ फ्लैश कर भी रहा था बल्कि यहाँ पे लोड भी पहले कर रहा था। और ना ही सिर्फ ये, इसके बाद जब मैंने BGMI को दोनों में एक साथ ओपन किया तो भाई मैंने देखा यहाँ पे iOS यानी कि आईफोन बेसिकली ज्यादा फास्टर BGMI को पहले ओपन करता है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने उसके FPS साइड बाय साइड रख करके देखे ना तो यहाँ पे आईफोन के अंदर केवल 60 FPS तक की मैक्सिमम जाता है, स्मूथ में एक्सट्रीम, HDR में एक्सट्रीम, लेकिन यहाँ पे वही जो IQ है ना ये भाई यहाँ पे 120 FPS तक की यहाँ पे सपोर्ट देता है BGMI में। और देखो मैंने दोनों को ही यहाँ पे एग्जैक्टली टेस्ट भी किया है FPS मीटर के साथ में, जी हाँ दोनों ही स्मार्टफोन को, और उसमें मुझे देखने को मिला है देखो ये भैया चाहे आप स्मूथ में एक्सट्रीम खेलिए चाहे आप HDR में एक्सट्रीम, काफी बढ़िया ये चला करके दे देगा 60 FPS की। लेकिन एक चीज और है, अगर आप इससे पहले 40 या 45,000 रुपीज का कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे थे जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था ना, तो आप जब 60 हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो आपको वाकई में डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और भाई काफी सारी एप्लीकेशन में सपोर्ट भी देखने को न मिलता है, 144 नहीं मिलेगा तो 120 हर्ट्ज तो मिलता ही मिलता है, तो जिसकी वजह से आपको ज्यादा स्नैपियर भी ये फील देता है। और जब मैंने BGMI की गेमिंग करी थी ना TDM के अंदर तो भाई बहुत ही आराम से मक्खन चला रहा था, बल्कि TDM में नहीं बल्कि इरेंगल के मैच में भी यहाँ पे जब मैंने 120 पे रख करके देखा तो जो एवरेज FPS आ रहे थे, मैंने मल्टीपल गेम्स के मैंने चेक किए, बहुत आराम से 119 FPS 117 FPS ये एक्चुअल में निकाल करके दे रहा था। और हाँ एक चीज है भाई, पता नहीं इस बार इन्होंने क्या किया है कि ये उतना ज्यादा हीट होता हुआ मुझे मालूम नहीं देता है, और हाँ कंपैरेटिवली ये भी उतना ज्यादा हीट मालूम नहीं देता है, बल्कि मैंने iPhone 16 Pro Max के अंदर देखा है वो बल्कि ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करता है कंपैरेटिवली iPhone 16 से। हालांकि उसके अंदर भाई चिपसेट भी अलग है, Bionic A18 Pro है ना, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन अभी के अंदर मैंने देखा है कि गेमिंग में भी ये आपको हल्की सी थोड़ी सी बेटर गेमिंग करवा करके देगा फॉर श्योर। अच्छा देखो परफॉर्मेंस में तो समझ में आया कि आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। भाई इसी के जस्ट बाद में इन दोनों के ना कैमरा के ऊपर आ जाता हूं, और देखो ये सेक्शन ऐसा है ना जिसमें भैया मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई है इन दोनों के बीच में किसी एक को विनर निकालने के लिए। लेकिन देखो मेरे जो थॉट्स निकल के आए ना मैं वो सब आपको लाइन बाय लाइन करके मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो अगर कैमरा मॉड्यूल की बात कर लें तो इसमें 50+50+50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है और तीनों के तीनों 50 मेगापिक्सल के हैं। इसके अंदर पहला वाला प्राइमरी 48 मेगापिक्सल और सेकेंडरी वाला जो अल्ट्रा वाइड वाला है वो 12 मेगापिक्सल का है। तो भाई देखो मैं एक चीज बताता हूं, मेगापिक्सल पे मत जाओ, यहाँ पे क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे आपको जो टेलीफोटो लेंस मिलता है वो 2x ऑप्टिकल वाला है, यहाँ पे जो भाई टेलीफोटो तो मिलता नहीं, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड ही है जो आपको देखने को ना मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अल्ट्रा वाइड सेंसर की, इसके अंदर IQ में 50 मेगापिक्सल का है। दोनों में ना डिफरेंस समझ में आता है। एक चीज है कि यहाँ पे जो आईफोन है ना उसका अल्ट्रा वाइड सेंसर ज्यादा वाइडर है कंपैरेटिवली आईफोन से, लेकिन अगर हम जूम इन करते हैं ना तो जूम इन के बाद में जो क्वालिटी निकल के आती है वो हल्की सी बेटर मुझे IQ की देखने को मिली है। साथ ही में ना HDR का जो बैलेंस होता है अल्ट्रा वाइड सेंसर की केवल अभी मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर IQ का थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने को मिला है मुझे कंपैरेटिवली आईफोन से। इसी के बाद गाइस अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी सेंसर की फोटो पे आ जाऊं तो एक चीज है कि यहाँ पे हल्की सी ज्यादा कलरफुल फोटोज आपको IQ में देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली आईफोन से। और हाँ यहाँ पे जो आईफोन की फोटो है ना वो भी भाई प्रॉपर डिटेल मेंटेन करती है जैसे कि IQ की फोटोज भाई करती हैं। साथ ही साथ मैंने दोनों में ही यार देखा है कि यहाँ पे HDR का बैलेंस भी दोनों काफी ज्यादा बेहतरीन करती हैं। बस यही है कि जो भाई आईफोन की फोटो है ना वो थोड़ी सी मुझे डल मालूम देती है, लेकिन जो मेन डिफरेंस इसके अलावा जो मुझे देखने को मिला है वो मिला है मुझे पोर्ट्रेट में। इसके अंदर आपके पास में ऑप्शन आ जाता है 1x का और 2x का बस, और 1x 2x में दोनों में ही काफी अच्छी फोटोज को निकालता है। लेकिन एक चीज देखा है मैंने इसके 1x और 2x में भी, यहाँ पे अगर आप थोड़े से दूर है ना सब्जेक्ट के तो बैकग्राउंड में ब्लर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, उतना ज्यादा ब्लर आपको देखने को नहीं भाई मिलता जब तक आप उसको मैनुअली एडजस्ट ना करें। इसके अंदर ये चीज दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके अंदर अगर आप जाएंगे पोर्ट्रेट के अंदर तो भाई पोर्ट्रेट के ही अंदर आपको यहाँ पे 24mm 35mm साथ में 50mm और 100mm का ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये सारे ही ऑप्शन में ना मैंने को एक चीज देखने को मिली है कि जो वीवो का एल्गोरिथम IQ इसमें यूज कर रहा है उसमें ना मुझे डिटेल सभी में मुझे प्रॉपर देखने को मिली है, बल्कि जो 100mm वाला है ना
उसके अंदर की डिटेल देख के मैं शॉक हो गया था, बिकॉज आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ में भी मैंने एक फोटो क्लिक मैंने करी थी, उसके अंदर भाई दोनों ही फोटोज में डिटेल मुझे काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। और ये तो भाई ऑप्टिकल है भी नहीं, ये तो ना यार डिजिटल 100mm के जूम पे ना जा करके फोटो को क्लिक कर रहा है, लेकिन वीवो का एल्गोरिथम इसको इतना प्रॉपर तरीके से डिटेल प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से इतनी अच्छी फोटोज निकल करके आ रही है। और इसी की वजह से यही जो है मेन डिफरेंस भी बन जाता है दोनों की ही फोटोज और कैमरास के अंदर। साथ ही साथ में मैंने एक चीज और देखी है कि यहाँ पे कई बार डायरेक्ट सनलाइट जब चेहरे पे पड़ती है ना, तो वहां पे आईफोन स्किन टोन को थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करता है। अच्छा, दोनों में ही ना यहाँ पे वीडियो की कैपेबिलिटीज भी है, ये यहाँ पे 8K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है 30 FPS पे, ये यहाँ 4K 60 FPS को ही रिकॉर्ड करता है फ्रंट और बैक दोनों में। ये यहाँ पे 4K में रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज के साथ में आता है फ्रंट और बैक दोनों में ही 60 FPS पे ही। और हाँ, यहाँ पे देखो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, देखिए आप दोनों में ही डिफरेंस क्या देखने को भाई मिलते हैं और इनके OIS कैसे है। तो फिर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 4K 60 FPS में दोनों ही फ़ोन में ये वाली वीडियो रिकॉर्ड यार हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ना, वीडियो को रिकॉर्ड करते करते दोनों ही फ़ोन में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट कर सकते हैं। और भाई अल्ट्रा वाइड में भी आप ना यहाँ पे 4K 60 FPS में ही रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज़ के साथ में दोनों फ़ोन आते हैं। साथ ही में अब अगर हम दोबारा से नॉर्मल में अगर हम आ जाए यानी कि यार 1x में, उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे चल करके भी आपको हम दिखाते हैं कि इनके अंदर स्टेबलाइजेशन कैसी जो आती है। थोड़ा सा रनिंग किया। तो भाई इसी के बाद में अगर फ्रंट सेल्फी की बात करूं तो फ्रंट सेल्फी में मुझे IQ का कैमरा थोड़ा सा बेटर यहाँ पे देखने को ना मिला है। यहाँ पे मुझे कभी भी कोई भी फोटो मुझे थोड़ी सी वॉश आउट देखने को नहीं मिली है, अगर बैकग्राउंड से थोड़ा सा सन की रेज वगैरह भी आ रही तो भी। लेकिन ये भाई आईफोन ऐसा करता है। और हाँ, यहाँ पे HDR का बैलेंस भी मुझे IQ की फोटोज में ज़्यादा बेटर देखने को ना मिलता है फ्रंट सेल्फी कैमरा में। फ्रंट सेल्फी में मैं विनर बनाऊंगा IQ को फॉर श्योर, इसके अंदर भाई कोई भी डाउट नहीं है। और साथ ही में ना फ्रंट सेल्फी में वीडियो भी भाई देखो दोनों में ही 4K की मिलती है, तो वीडियो आप देख आप लीजिए कि दोनों में से वीडियो किसकी कैसी आती है, जरा देखिए और आप मुझे बताइए कि किसकी वीडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है। तो फिर यहाँ पे ना फ्रंट सेल्फी कैमरा में आप देख सकते हैं इसके अंदर दोनों में ही 4K 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हालांकि ना यहाँ पे वॉइस को एनहांस करने का ऑप्शन आपको IQ में मिलता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे हमने वोकल एनहांसमेंट का फीचर जो कि IQ में मिलता है उसको मैंने ऑन किया है। थोड़ा सा यहाँ पे अभी आप शायद से अगर मैं अभी आपको IQ की आवाज़ सुनाऊँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इवन अगर मैं यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की बात करूँ, देखो बैक में हमारे अगर सन आता है तो कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर तरीके से एडजस्टमेंट करता है। और अभी थोड़ा सा मैं रनिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ इनकी स्टेबलाइजेशन को जज करने में आपको आसानी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में आएंगे तो मेरा चेहरा कहीं ओवर एक्सपोज तो नहीं है हो रहा, ये भी आपको इस वाले सिचुएशन में पता चल जाएगा। सनलाइट है काफ़ी तेज़ है और मेरे चेहरे पे आ रही डायरेक्ट। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी वीडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है। सही। तो भाई इन सब के बाद में अब आ जाती है बात बैटरी की। तो देखो भाई यहाँ पे IQ के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है 120 वॉट के चार्जर के साथ में। तो भाई वहीं पे आईफोन की बात करें तो इसके अंदर आपको 3561 mAh की बैटरी मिलती है और ये 25 वॉट की चार्जर से चार्ज हो सकता है। और देखो दोनों की ही बैटरी की मैं बात बताऊँ तो आईफोन भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है बैटरी के लिए। लेकिन जब मैंने ये स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया ना, तो स्पीड टेस्ट में मुझे एक चीज़ देखने को मिली है कि भाई ज़्यादा बैटरी बचाता है ये फ़ोन। यहाँ पे 86% बैटरी बची थी पूरा स्पीड टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, 100% से 86% तक बची थी, ये 84% पे आ चुका था। तो अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको ज्यादा बैटरी लाइफ यहाँ पे IQ का ही फोन देगा फॉर श्योर। तो भैया इन सब के बाद में अब बारी आती है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन सा फोन लिया जाए। देखो मैंने डिफरेंसेस आपको बता ही दिए। अगर आप फोटोज वगैरह में देखेंगे ना तो यहाँ पे IQ हल्का सा बेटर यहाँ पे फोटोज को कैप्चर करते हैं। इवन फ्रंट सेल्फी में तो क्लियर विनर निकल करके आता है। इवन यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं आपको पोर्ट्रेट में भी। तो ये भाई चॉइसेस आपकी होती है। देखो मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में बता दी। अब आप लोग मुझे बता दो आप इन दोनों में से कौन सा वैल्यू फॉर फोन आप मानोगे, मतलब जिस वैल्यू में जो चीजें मिल रही हैं कौन सा फोन है जिसको आप परचेज करना चाहोगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था और आई होप कि ये मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करके जाएंगे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।